लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीडी लखनऊ से फाइनेंस एंड मार्केटिंग में एमबीए कर चुके मिस्टर इमरान खान जी बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। रिटेल ब्रांच बैंकिंग में 18 सालों का तजुर्बा रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी ने ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर, लोन प्रोसेसिंग, ऑडिट एंड ऑपरेशंस, एनआरआई सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट डेस्क, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज आदि बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मिस्टर इमरान खान जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। किसी भी देश में स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा बजट एलोकेट किया जाता है। ख़ास तौर पे हमारे देश में यहाँ पे एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, या जो जिनकी इनकम बहुत लोअर लेवल पे है और वो बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में फंसे होते हैं। वहाँ पे स्वास्थ्य का जो भारत सरकार का जो बजट होता है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन वहाँ पे खर्च होता है। अब ये स्वास्थ्य समस्याएं कहाँ से आती हैं? तो देखने में आता है कि बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो हैं, खास तौर पे जो हमारा गरीब है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो आता है जो खाना हम खा रहे हैं, जो फूड सेफ्टी की अगर हम बात करें कि क्या वो खाना, क्या वो फूड हमारी सेहत को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, क्या उसमें किसी तरह की मिलावट तो नहीं है, क्या उसमें कुछ ऐसे तत्व तो नहीं हैं जो मेडिकली फिट ना हो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। कहीं ना कहीं उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। सरकार की एजेंसीज़ के द्वारा उस पर जो है वो रोक लगाने की ज़रूरत है। किसी तरह की मिलावट अगर हो रही है खाने के उत्पादों में, खाद्य पदार्थों में, उसको भी देखने की, उसको मॉनिटर करने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर कोई इस तरह की फैक्ट्री है या इस तरह का कोई खाद्य उत्पाद कोई बना रहा है जहाँ पे अगर हाइजीन नहीं है, अगर वो सही तरीके से बना नहीं रहे हैं या मिलावट हो रही है, तो वहाँ पे भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। व्यूअर्स, आज के हमारे एपिसोड, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया इस बारे में, जो एक भूमिका बनाई, वो कहीं ना कहीं फूड सेफ्टी से संबंधित है कि हमारे देश में जो फूड सेफ्टी को लेके जो कार्य हो रहा है, फूड सेफ्टी को लेके जो सरकार की जो जिम्मेदारी है, कैसे उसका वो पालन कर रही है, कौन सा विभाग है जो इससे संबंधित जो है वो कार्य कर रहा है। तो इसी को समझते हैं। और सरकार ने जो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक पहल करी है, वो करी है फूड सेफ्टी मित्र के फॉर्म में, जिसको हम FSM कहते हैं। आइए आज समझते हैं फूड सेफ्टी मित्र कौन है जो फूड सेफ्टी मित्र कहला सकता है, और कैसे आप भी एक फूड सेफ्टी मित्र बन सकते हैं। भारत सरकार इसमें जो है प्रमोट कर रही है कि फूड सेफ्टी मित्र, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फूड सेफ्टी मित्र बने, FSM बने सरकार के, और जागरूकता फैलाएं देश भर में कि कैसे फूड सेफ्टी मित्र बन के आप सरकार में और देश में योगदान कर सकते हैं। इसी से संबंधित ये स्कीम है आज हमारी भारत सरकार की, जिसको हम फूड सेफ्टी मित्र स्कीम के नाम से जानते हैं। इसको जो भारत सरकार का हमारा जो विभाग है, जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया शॉर्ट फॉर्म में, अक्सर आपने देखा होगा खाने के जितने भी उत्पाद हैं उसमें FSSAI की एक स्टैंप लगी होती है, एक मोहर लगी होती है, एक प्रमाण होता है। तो ये जो विभाग है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इस स्कीम को संचालन करता है और इसी ने इसको लॉन्च किया है। भारत सरकार की ये डिपार्टमेंट है जो पूरा फूड सेफ्टी जो अवेयरनेस है उसको प्रमोट करने के लिए, और जो कंप्लाइंसेस हैं, जो मानक रखे गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर फूड सेफ्टी से संबंधित, खाने में के जो उत्पाद जिस तरह से तैयार किए जा रहे हैं उनसे संबंधित जो मानक रखे गए हैं, जो कंप्लायंस प्रोसीजर्स रखे गए हैं, जो नॉर्म्स रखे गए हैं, उनको भी मॉनिटर करे, उनको कंट्रोल करे। इसी को प्रमोट करने के लिए फूड सेफ्टी मित्र स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि कैसे हम अपने देश में जागरूकता फैला सकें, जो कंप्लायंस है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उनको जो है पूरी तरह से पालन करवा सकें, ताकि जो कंज्यूमर है, जो उस खाद्य पदार्थ को यूज़ कर रहा है, जो फूड ऐसे प्रोडक्ट्स
को खा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से उसको उससे संबंधित फूड सेफ्टी से संबंधित इन्फॉर्मेशन भी मिले, फूड्स एक क्वालिटी फूड भी उसको मिले, और उस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उस तक आसानी से पहुँच सकें। तो इसमें कैटेगरी क्या है, किस तरह से फूड सेफ्टी मित्र जो होते हैं वो किस तरह से डिवाइड किए गए हैं कैटेगरी वाइज अगर हम समझें, तो पहली कैटेगरी जो है वो है टाइप ए एफएसएम। टाइप ए एफएसएम क्या होंगे? टाइप ए एफएसएम्स वो होंगे, वो इंडिविजुअल्स होंगे, वो व्यक्ति होंगे जो ट्रेंड और सर्टिफाइड होंगे एफएसएसएआई डिपार्टमेंट से। एफएसएसएआई ऐसे इंडिविजुअल्स को ट्रेन करेगा, उनको सर्टिफिकेट प्रदान करेगा फूड सेफ्टी मित्र का ट्रेनिंग देने के बाद, ताकि वो आगे जाके प्रॉपर गाइडेंस कर सकें। जो स्मॉल फूड बिजनेसेस हैं उनको प्रॉपर सेफ्टी गाइडेंस दे सकें, उनको बता सकें, उनको कंप्लायंस प्रोसीजर्स बता सकें, उनके रजिस्ट्रेशन संबंधित प्रक्रिया बता सकें, और इस तरह की जितनी भी जानकारी है, इस तरह के जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकें और उसमें उनको योगदान दे सकें। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंडिविजुअल्स जो फूड सेफ्टी मित्र बनना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और एफएसएसएआई से ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के बाद आप एक सर्टिफाइड फूड सेफ्टी मित्र बन सकते हैं। जो सेकेंड कैटेगरी है जिसको टाइप 2 बोलते हैं, टाइप बी एफएसएम अगर हम कहेंगे, तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं वो भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि उनके पास एक टेक्निकल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, ताकि वो इस सेक्टर में, इस फूड सेक्टर में एक ट्रेंड और सर्टिफाइड एफएसएसएआई फूड मित्र बन सके अपने बैकग्राउंड के बेसिस पे। उनकी जो टेक्निकल बैकग्राउंड होगा उनके पास, जो इस तरह का प्रोफेशनल बैकग्राउंड होगा, उसकी मदद से एफएसएसएआई उनको ट्रेनिंग उसी के हिसाब से देगा, सर्टिफिकेशन देगा, और फिर वो जाके ना सिर्फ दूसरे लोगों को बल्कि जो टाइप ए एफएसएम में होंगे उनको भी वो हेल्प करेंगे, सपोर्ट देंगे और गाइडेंस देंगे। तो दो तरह के एफएसएम्स हो गए। टाइप ए यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको एफएसएसएआई जो है वो ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट प्रदान करेगा। दूसरे जो ऐसे व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशंस जो जिनके पास पहले से कुछ टेक्निकल या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, उनको भी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट प्रदान करने के बाद उनको टाइप बी एफएसएम का दर्जा दिया जाएगा। तो दो तरह के जो हैं इसमें टाइप ए और टाइप बी एफएसएम होंगे। अगर हम इसको समझें तीन अलग कैटेगरीज में कि एफएसएम्स जो होते हैं, एक तो टाइप ए और टाइप बी हो गया बेस्ड ऑन उनके एक्सपीरियंस, इसी तरह उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से भी तीन तरह का जो है इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है, या उनको कह सकते हैं कि वो एक और फर्दर एक्सपर्ट की तरह भी अगर काम कर सकें तो तीन कैटेगरी और बनाई गई हैं, जिसमें एक डिजिटल मित्र की फॉर्म में है, एक ट्रेनर मित्र हो गया और एक हाइजीन मित्र हो गया। तो एफएसएम्स जो होंगे फूड सेफ्टी मित्र, उनको भी हम तीन कैटेगरी में कर सकते हैं। डिजिटल मित्र की अगर हम बात करें कि पहले डिजिटल मित्र कौन हुए, कौन लोग हैं जिनको हम डिजिटल मित्र कह सकते हैं, कौन से ऐसे एफएसएम हैं जिनको हम डिजिटल मित्र का दर्जा देंगे या उस नाम से जानेंगे। तो ऐसे व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशंस जो कि जिनके पास आईटी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो डिजिटली जो है वो काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है, और जितना भी डिजिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे वो लाइसेंसेस से संबंधित हो, रजिस्ट्रेशंस कराने हैं, कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, कुछ एनुअल रिटर्न्स फाइल करने हैं, अकाउंटिंग करनी है, या इतना जितना भी ऐसा काम जो डिजिटल मोड पे जाके करना है, उसकी ट्रेनिंग गाइडेंस देने के लिए पर्टिकुलरली जो एफएसएम्स कार्य करेंगे उनको हम डिजिटल मित्र की तरह जानेंगे। इसी तरह जो ऐसे एफएसएम्स होंगे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड में काम कार्य ज़्यादा कर रहे होंगे, चाहे वो फूड सेफ्टी से संबंधित ट्रेनिंग हो, कैसे उसमें जो है फूड सेफ्टी के जो स्टाफ होता है कैंपसेस में, वहाँ पे उससे संबंधित कोई ट्रेनिंग है, एफबीओज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फूड सेफ्टी एक्ट रेगुलेशंस के तहत और उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना, ये से सारी संबंधित जितनी भी ट्रेनिंग और गाइडेंस और सपोर्ट चाहिए होगा, अगर ऐसे एफएसएम्स जो इस संबंध में ज़्यादा कार्य कर रहे होंगे उनको हम ट्रेनर मित्र का दर्जा देंगे, उनको ट्रेनर मित्र की तरह जो है समझेंगे। इसी तरह हाइजीन मित्र, जैसे नाम से ही
इसमें जाहिर है कि जो हाइजीन की क्वालिटी चेक कर रहे होंगे, जो एस एन ऑडिटर काम करेंगे, कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन का काम कर रहे होंगे, हाइजीन ऑडिट्स कर रहे होंगे, तो ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के फूड सेटअप्स में या जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड हैंडलर्स हैं चाहे, तो जितने भी लोग इसमें पूरी जो चेन है उनका फूड ऑडिट्स करेंगे, अगर हाइजीन ऑडिट्स करेंगे, तो ऐसे लोगों को हम हाइजीन मित्र का दर्जा देंगे। और वो हाइजीन मित्र जो हैं वो अपनी जो है रिपोर्ट के फॉर्म में एक हाइजीन रेटिंग्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होगी प्रॉपर, और एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के तहत ये होता है। तो ऐसे जो एफएसएम्स होंगे उनको हम हाइजीन मित्र कहते हुए उनको जो है देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आप डिजिटल मित्र बनना चाहते हैं तो डिजिटल मित्र के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर एज ग्रुप की बात करें तो वो 21 साल से 60 साल का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसमें एक तरह से देखा जाए तो कोई बहुत कम समय सीमा या कम आयु सीमा नहीं है। हाँ, यहाँ पे ज़रूर है कि उसके पास एटलीस्ट एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो 21 से 60 साल के बीच का है और उसके पास एक बैचलर डिग्री है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो इसमें अप्लाई कर सकता है, डिजिटल मित्र बन सकता है। अब क्योंकि सारा काम डिजिटल मोड पे करना होगा, जो गाइडेंस है, जो सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं डिजिटली करनी होगी, तो उसको थोड़ी सी ऑपरेटिंग कंप्यूटर ऑपरेशन और इंटरनेट और ईमेल्स और जो इंटरनेट पे हम जितना कार्य कर रहे होते हैं, इस तरह की जो है उसको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरों को भी डिजिटल मित्र बन के दूसरों की भी मदद कर पाएगा। अगर हम एलिजिबिलिटी देखें ट्रेनर मित्र के लिए, कि कोई अगर ट्रेनर मित्र के फॉर्म में काम करना चाहता है एक एफएसएम बन के, तो वहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जो एप्लीकेंट होगा वो कम से कम उसके पास एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। वो फूड टेक्नोलॉजी में भी हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजी में भी हो सकती है, बायोकेमिस्ट्री में हो सकती है, पब्लिक हेल्थ या इसी तरह की किसी फील्ड में अगर उसके पास एक बैचलर्स की डिग्री है तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी मानी जाएगी। इसी तरह अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि कम से कम जो एप्लीकेंट ट्रेनर मित्र के तौर पे काम करना चाहता है उसके पास 3 साल का कम से कम उसके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि फूड सेक्टर में हो सकता है, फूड सेफ्टी से संबंधित हो सकता है, या इसी से संबंधित किसी और फील्ड में हो सकता है। तो उसके पास कुछ इस तरह की डिग्री भी ज़रूरी है, और उसी क्षेत्र में उसने कम से कम 3 साल कार्य किया हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग स्किल्स की अगर बात करें तो जो एप्लीकेंट है उसके पास बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, एक ट्रेनर स्किल्स होनी चाहिए, और वो अच्छी ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर सकता हो, इस तरह के सेशंस को इफेक्टिवली ले सकता हो, क्योंकि यहाँ जागरूकता का बहुत काम है, समझाने का बहुत काम होगा। तो कहीं ना कहीं वो आसान भाषा में और एक बहुत सारी सेशंस के माध्यम से अपनी बात को, जो पूरी स्कीम है उसके बारे में या जो भी नॉर्म्स हैं उसको आसानी से समझा सके। क्योंकि वो खुद एक ट्रेनर होगा तो वहाँ पे उसकी नॉलेज और ख़ास तौर पे जो फूड सेफ्टी से संबंधित है, जो रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, उनकी भी उसको नॉलेज होनी चाहिए। क्या टेक्नोलॉजीज़ हो रही हैं, अडॉप्ट हो रही हैं, किस तरह की पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, तो ये बहुत सारा उसके पास नॉलेज रिलेटेड भी उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एफएसएसआई का अप्रूवल भी यहाँ पे ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो एप्लीकेंट होगा उसके पास एफएसएसआई का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि जिससे जो ये साबित करता हो कि वो एक फूड सेफ्टी मित्र ट्रेनर है, तभी वो जो है एक फूड सेफ्टी ट्रेनर माना जाएगा ट्रेनर के फॉर्म में। अगर हम हाइजीन मित्र की बात करें इसी तरह से, तो जहाँ पे एज ब्रैकेट यहाँ पर भी 21 से 60 साल का रखा गया है। एप्लीकेंट जो है उसके पास एक बैचलर्स की डिग्री होनी ज़रूरी है। वो होटल मैनेजमेंट में भी हो सकती है, केटरिंग टेक्नोलॉजी में हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी में हो सकती है, बायोकेमिस्ट्री में उसको एक बैचलर्स की डिग्री हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजी में भी हो सकती है। इसी तरह फूड, डेयरी, फिशरीज़, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंसेज या फिर वेटरनरी साइंसेज में भी अगर उसके पास कोई बैचलर्स डिग्री है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी वो एलिजिबल है एक हाइजीन मित्र बनने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो एप्लीकेंट होगा उसके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जो भी एफएसएसआई के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनकी प्रॉपर जानकारी, उसके बाद उसके अंदर उसकी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी प्रायोरिटी भी दी जाएगी किन लोगों को, कैसे, जिनके पास ऐसी नॉलेज होगी हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशंस की
जो पहचान सकें कि यहाँ पे कोई दुर्घटना हो सकती है या इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हाइजीन या सैनिटरी प्रैक्टिसेस से संबंधित उसके पास अगर कोई पहले से नॉलेज है, प्रोसेसिंग टेक्निक से संबंधित उसके एनालिसिस, या कंट्रोल ऑफ कंटामिनेंट्स एंड एलर्जेंस से रिलेटेड अगर उसके पास कोई इस तरह की अगर पहले से कोई नॉलेज है, तो उसको थोड़ा सा इसमें एक हाइजीन मित्र के तौर पे उसको जो है यहाँ पे एक प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ये कैसे डिजिटल मित्र, ट्रेनर मित्र या हाइजीन मित्र आप बन सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, चाहे वो एज के हिसाब से देखें, एजुकेशनल बैकग्राउंड या उससे संबंधित भी अगर देखें, तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है। समझते चलते हैं कि क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक फूड सेफ्टी मित्र की। देखिए, क्योंकि आप अगर फूड सेफ्टी मित्र बनना चाहते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति की या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की आप मदद करना चाह रहे हैं जहाँ पे जो कि खाने पीने के प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, तो डायरेक्टली आप एक उसकी हेल्थ से डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप काम करें, जो भी नॉलेज आप रखें, वो बहुत ऑथेंटिक हो। जो भी आप गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हों वो कहीं भी उसमें जो है कोई भी समस्या अगर उसे आ रही है तो उसको भी आप समझ के और उस वहाँ के चीज़ों को आप अच्छे से हैंडल कर सकें। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना और उसके हिसाब से कार्य करना एक फूड सेफ्टी मित्र की तरह। वैसे तो जो फूड सेफ्टी मित्र होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। अब ये सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग जो होती है वो क्यों प्रोवाइड की जाती है? ताकि वो सपोर्ट कर सकें फूड बिजनेसेस को, जो लोग फूड बिजनेस में हैं उनको सपोर्ट कर सकें कि वो कंप्लायंस की जो रिक्वायरमेंट हैं, फूड सेफ्टी से संबंधित जो रेगुलेशंस हैं, वो उन जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने जो बनाए हैं, उनके आधार पे ही वो एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट जारी करता है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए कोई भी फूड बिजनेस अगर है उसको अगर कंप्लायंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो वहाँ पे आपका रोल बहुत अहम है, बहुत आपकी अहम भूमिका आप निभाते हैं। कोई भी फूड बिजनेस अगर करना चाह रहा है तो उसको इस तरह का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जो होता है उसको प्रदान करने में आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया होती है डिजिटल मित्र के माध्यम से। अगर आप बनना चाहते हैं, डिजिटल मित्र बनना चाहते हैं, हाइजीन मित्र या ट्रेनर मित्र बनना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जिसको FSM स्कीम के तहत जो है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका मैं जैसे मैंने लिंक यहाँ पे शेयर किया हुआ है www.fssai.gov.in/मित्र/। तो ये इसका लिंक है इस ऑनलाइन पोर्टल का। यहाँ पे आप जाके जो डिजिटल हाइजीन या ट्रेनर से संबंधित जो FSM की कैटेगरीज़ हैं, तो इस लिंक पे जाके आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और आप अपना जो है योगदान दे सकते हैं एक FSM बन के, चाहे वो हाइजीन के क्षेत्र में हो, ट्रेनिंग के क्षेत्र में हो, या लोगों के डिजिटली आप मदद कर सकते हैं, उनका जो डिजिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, उन सब में उसकी मदद कर सकते हैं। इस लिंक पे जाके आप लोगों की मदद कर सकते हैं और एक FSM बन के थोड़ा कैटेगरी वाइज समझ लेते हैं कि डिजिटल मित्र जो होता है उसके लिए क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक डिजिटल मित्र की। तो जैसे क्योंकि वो डिजिटली जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसमें वो मदद करता है। तो डिजिटल मित्र का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जैसा कि हमने बताया, डिजिटल मित्र क्या कार्य कर रहा होगा, किसको हम डिजिटल मित्र कहेंगे? जो ऑनलाइन जो भी प्रक्रिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, रिटर्न्स हैं, कंप्लायंसेस हैं, इनसे संबंधित जितना भी है, जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित हो सकता है, इस तरह का जो भी गाइडेंस सपोर्ट अगर किसी फूड बिजनेस ओनर को दे रहा है, उसको हम डिजिटल मित्र कहते हैं। तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होती है कि वो एक ऑनलाइन फिलिंग का जो भी प्रोसेस होता है, नई एप्लीकेशन से संबंधित हो सकता है, रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस में कोई मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, लाइसेंसिंग प्रक्रिया हो, क्योंकि अब ज़्यादातर सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हो रहा है, तो उसको फिल करना, सबमिट करना, कैसे गाइडेंस प्रोवाइड करा जाए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के लिए, उसमें मदद करता है। जितने भी बिजनेसेस हैं उनको कहीं ना कहीं ऑनलाइन रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, एनुअल रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, तो उनको भी क्योंकि प्रक्रिया अब सब ऑनलाइन होती जा रही है, तो वहाँ पे उनको एनुअल रिटर्न्स प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट देना, उनको गाइडेंस देना, वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक डिजिटल मित्र की।
इसी तरह अगर कोई अप्रूवल्स चाहिए हैं जिनके लिए एप्लीकेशंस ऑनलाइन फिल की जाती हैं, वो प्रोडक्ट से संबंधित हो सकते हैं, उनकी लेबलिंग, उनकी एडवर्टाइजिंग से संबंधित हो सकते हैं, या इसमें अगर कोई आप क्लेम कर रहे हैं तो उसकी भी प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन होती है। तो ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस को कैसे सबमिट किया जाए, तो उसकी भी हेल्प करता है, उसमें उनको मदद करते हैं। इसी तरह अगर कोई रिवोकेशन या किसी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस का रिवोकेशन है, कुछ सस्पेंशन है, उसके लिए अगर ऑनलाइन आपको अपील फ़ाइल करनी है, तो वो भी पूरी प्रक्रिया क्योंकि ऑनलाइन होती जा रही है, वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है हमें एक डिजिटल मित्र की, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया रोज़मर्रा वाली नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति जो इस फील्ड से संबंधित नहीं है या जिसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, जो कि कंप्यूटर से या इंटरनेट से, लेकिन वो फूड बिज़नेस में काम कर रहा है, तो उसको ये सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, और वो क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरत में नहीं होती हैं, तो वो उसको एक कहीं ना कहीं सपोर्ट और गाइडेंस चाहिए होगी। तो एक फूड मित्र बन के, एक डिजिटल फूड मित्र बन के आप उनकी इस तरह से ऑनलाइन जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी गाइडेंस सपोर्ट है, उसको आप हेल्प कर सकते हैं। अगर हम ट्रेनर मित्र की बात करें कि ट्रेनर मित्र क्या क्या उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है उसकी कि वो जो ईट राइट कैंपसेस हैं वहाँ पे जाके वो ट्रेनिंग कंडक्ट कराएं। बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक अवेयरनेस नहीं होगी। तो इसलिए अवेयरनेस का काम भी क्योंकि एक ट्रेनर मित्र का ही होता है, तो उसके लिए वो प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस ले और उनको स्पेशली जो ईट राइट कैंपसेस हैं वहाँ पे कंडक्ट करें। इसी तरह वो ट्रेनिंग कंडक्ट करेगा फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र्स की भी, जो फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र्स हैं, जो ये देख रहे हैं कि जो फूड बिजनेसेस रन हो रहे हैं वहाँ पे उनको जाके सुपरवाइज़ करना है, और जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं या जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग कंडक्ट कराना और रेगुलर ट्रेनिंग देते रहना, वो भी बहुत ज़रूरी है। एक मेन कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ट्रेनर मित्र की। इसी तरह जितने भी लोग हैं जो कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहीं कहीं काम कर रहे हैं या फूड सेफ्टी में से संबंधित इस तरह के जो बिजनेसेस हैं, उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनकी भी ट्रेनिंग कंडक्ट करना। तो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेनर मित्र का ज़्यादा से ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रेनिंग और अवेयरनेस और इस तरह के सेशन से संबंधित है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी जानकारी, जो उसके पास एक स्पेशलिस्ट जानकारी है, वो पहुंच सके और सही ढंग से डाउनलोड हो सके। देखिए, जितना भी ये अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है या अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन होती है, वो वेबसाइट पे तो डाली जा सकती है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, या इस तरह बहुत सारे मल्टीपल तरीके से वो पहुंचाई तो जा सकती है, लेकिन जो ट्रेनर मित्र होता है उसका जो सबसे ज़रूरी कार्य होता है कि वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे समझना है, और उस इन्फॉर्मेशन में से जो आपके से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है उसको अलग करना, ये बहुत बड़ा एक रोल होता है जो ट्रेनर मित्र कहीं ना कहीं योगदान दे रहा होता है। हाइजीन मित्र की बात करें, यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, हाइजीन मित्र का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी स्कीम है, जितने भी ट्रेनर मित्र हैं, अगर उन्होंने कहीं कोई उनसे भूल चूक हो गई है, कहीं कोई लैप्स रह गया है, लेकिन ये लास्ट फिल्टर होता है एक तरह से, अगर हाइजीन मित्र अच्छे से उसको एनालाइज नहीं करेंगे, उस प्रॉब्लम्स को पकड़ेंगे नहीं या उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो पूरी जो हमारी जो स्कीम की जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगी और उसका पूरा जो है वो एक तरह से जो है बेनिफिट नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे हाइजीन मित्र का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, जितने भी इस तरह के आउटलेट्स हैं, क्या वो गाइडलाइंस के मुताबिक कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे जाके जो हाइजीन ऑडिट है वो कंडक्ट करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे हाइजीन मित्र की। लोग लाइसेंसिंग प्रक्रिया कर लेंगे, अपना बिज़नेस सेटअप कर लेंगे, सर्टिफिकेशन भी उन्हें मिल जाएंगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाके अगर वो जो भी उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है या लाइसेंस लेते समय जो उन्होंने अंडरटेकिंग दी है, क्या वो सही तरीके से उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कार्य चेक करना हमारे हाइजीन मित्र का ही काम है। इसके साथ साथ जितनी भी हाइजीन से संबंधित जो भी गाइडलाइंस हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, ना सिर्फ इंस्पेक्शन करना बल्कि उनकी मदद भी करना। ऐसे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हो सकते हैं जिनको उतनी नॉलेज ना हो, उतने पढ़े लिखे भी ना हो,
तो उनको कैसे वो मदद कर की जा सकती है उनकी इन गाइडलाइंस को फॉलो करने में, तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल है उनकी मदद करना। सिर्फ इंस्पेक्शन से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पुलिसिंग से कुछ नहीं होगा, वहाँ जाके अगर कोई गैप है उसको आइडेंटिफाई करके और उसकी मदद करना कि ऐसे वो इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं हमारे हाइजीन मित्र का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे सर्विस चार्ज भी कुछ कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें कुछ सर्विस चार्ज होता है। फूड सेफ्टी मित्र क्या चार्जेस अर्न कर सकते हैं, क्या सर्विस चार्जेस डिफाइन किए गए हैं। तो अगर हम ऑनलाइन फिलिंग नए एप्लीकेशन की बात करें, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के लिए हो, लाइसेंस के लिए हो या एनुअल रिटर्न्स, तो इसमें बेसिक सर्विस चार्ज जो रखा गया है वो मात्र 100 रुपये का है। फूड सेफ्टी मित्र 100 रुपये तक इसमें चार्ज कर सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना चाह रहा है, कुछ मॉडिफाई हुआ है, कुछ रजिस्ट्रेशन में बदलाव हुआ है, लाइसेंस में कुछ बदलाव है, वो भी क्योंकि प्रक्रिया ऑनलाइन होगी तो ऑनलाइन फिलिंग करनी होगी उसकी मॉडिफिकेशन फॉर्म की, उसके लिए 500 रुपये का सर्विस चार्ज लिया जाता है। इसी तरह ट्रेनिंग का भी चार्ज होता है। अगर बेसिक, उसमें ये देखना पड़ेगा कि बेसिक लेवल की ट्रेनिंग है, एडवांस लेवल की है या स्पेशल लेवल की ट्रेनिंग है। तो अगर ये जनरली वैसे तो निगोशिएबल होता है कि वो ट्रेनिंग मित्र अपने हिसाब से देख सकता है, बट यहाँ पे वो 2000 रुपये ले चार्ज कर सकता है अगर किसी फूड बिज़नेस ओनर का जिसके पास 15 एम्प्लॉई या उससे कम है। अगर कोई ऐसा फूड बिज़नेस ओनर है जिसके पास 15 या उससे कम एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, तो वहाँ उनसे वो 2000 रुपये चार्ज कर सकते हैं। एडवांस लेवल में अगर हम जाएंगे तो ये अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे 5000 रुपये वो चार्ज किया जा सकता है इस फूड बिज़नेस ओनर से, जहाँ पे वो 15 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे। तो 15 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ है किसी के पास तो 5000 रुपये होता है। हालांकि ये निगोशिएबल भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है निगोशिएशन के ऊपर। हाइजीन ऑडिट्स की अगर हम बात करें तो हाइजीन ऑडिट्स में 2000 रुपये एक फूड बिज़नेस ओनर से चार्ज किया जाता है अगर वो 15 एम्प्लॉयज़ से कम की अगर वो उसके पास हेड काउंट है। इसी तरह अगर ऐसे फूड बिज़नेस ओनर जिनकी पास 15 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ पे अगर कोई जो हमारा मित्र है वो जाता है हाइजीन ऑडिट करने, तो वहाँ पे वो 5000 रुपीज़ इसमें चार्ज कर सकता है। तो ये सर्विस चार्ज एक फूड मित्र जो होता है, फूड सेफ्टी मित्र, वो चार्ज कर सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया समझते हैं हमारी FSM स्कीम का कि क्या ऑनलाइन प्रक्रिया है। तो इसके लिए जो मैंने वेबसाइट बताई थी www.fssai.gov.in/मित्र। तो इस लिंक पे जाके, इस वेबसाइट पे, इस पोर्टल पे जाके आप, क्योंकि एक ऑफिशियल वेबसाइट है भारत सरकार की, इस पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन FSM रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फूड सेफ्टी मित्र स्कीम है वो नज़र आएगा आपको। FSM रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे जाके उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाएगी। वहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप वहाँ पे टिक भी कर सकते हैं कि किस टाइप का आपको FSM बनना है, फूड सेफ्टी मित्र। क्या वो आपको डिजिटल मित्र बनना है, ट्रेनर मित्र बनना है या हाइजीन मित्र बनना है। यहाँ पे वो ज़रूरी है जो हमने पीछे जो स्लाइड्स में देखा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे आप बहुत निश्चित रहें कि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको पता होना चाहिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं है। अगर आप एक हाइजीन मित्र बनना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसी तरह अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, डिजिटल वाले में भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस के बेसिस पे ही इसको सेलेक्ट करें, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद वो जो भी आपका ऑनलाइन प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। जब आप रजिस्टर योरसेल्फ वाले बटन पे आप जब क्लिक करेंगे, आप अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद, ये आप कौन सा हाइजीन मित्र बनना चाहते हैं वो सेलेक्ट करने के बाद, और जो भी उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया में जो भी चीज़ें हैं वो फिल करने के बाद आप रजिस्टर योरसेल्फ जब करेंगे तो आप एक हाइजीन मित्र के लिए एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी।
यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि उसको सर्टिफिकेशन लेना, आप जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी आपको सर्टिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होती है और एक सीबीटी असेसमेंट होता है जो कि आपकी नॉलेज को दर्शाता है कि कितना फूड सेफ्टी मेजर्स को लेके, उनकी प्रैक्टिसेस को लेके आपके अंदर नॉलेज है। तो उसका एक अप्रेजल होता है, एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और उसके बाद फिर अप्रूवल आता है। जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी होती है वो एप्लीकेशन को रिव्यू करती है, आपके ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स को देखती है, आपका जो असेसमेंट होता है उसके रिजल्ट्स को देखती है और उसी के बेसिस पे ये निर्धारित करती है कि आप एक फूड सेफ्टी मित्र के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जब अप्रूवल आ जाता है और आपको एक फूड सेफ्टी मित्र की तरह जो है वो एलिजिबिलिटी सर्टेन हो जाती है, तब एक इशू सर्टिफिकेट इशू किया जाता है अप्रूवल होने के बाद, जिस सर्टिफिकेट को हम कहते हैं फूड सेफ्टी मित्र सर्टिफिकेट, जो कि एक सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जो है वो वैलिड होता है। ये 3 साल, 2 साल, 5 साल इस तरह से उसकी एक डिपेंड करती है कि आप किस तरह का आपका सर्टिफिकेशन है और किस तरह की आपको बैकग्राउंड नॉलेज है। तो वो जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होगा। बाद में उस सर्टिफिकेट को आप रिन्यूअल भी करा सकते हैं, आप रीअप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है उसके लिए अप्लाई करने के लिए। अगर हम सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी की बात करें तो जो बेसिक सर्टिफिकेशन होता है वो 2 साल के लिए होता है। यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड करनी होती है, इंटरमीडिएट ट्रेनिंग होती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जॉब रोल प्ले करने वाले हैं, आगे किस तरह का जो है आप हाइजीन मित्र बनना चाहते हैं। यहाँ पे एक रिफंडेबल सिक्योरिटी फ़ी भी होती है जो कि कलेक्ट किया जा सकता है जब आप आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाता है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो एफएसएम है वो सही मायनों में जो है वो दिल से जो है इस स्कीम के लिए कार्य करेगा और जो यहाँ के जो गोल्स हैं उसके लिए सक्सेसफुल करेगा। यहाँ पे एफएसएम्स है उसको उनसे 5,000 रुपये का चार्ज लिया जाता है और एफएसएम भी ये डिसाइड कर सकता है कि वो उस स्कीम को छोड़ना चाहता है। अगर वो छोड़ना चाहता है तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है वो उसको वापस कर दिया जाता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो एक तरह से रिफंडेबल होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है साल भर बाद कि आप जो है एफएसएम वाला कार्य नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना जो है सर्टिफिकेट सरेंडर कर सकते हैं। उसका भी एक पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के बाद आप अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करके और जो भी आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट था उसको आप वापस ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है अपॉर्चुनिटीज़ को समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं एफएसएम से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो किन किन क्षेत्रों में है, जैसे लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन बेसिक ज़रूरत होती है किसी भी बिज़नेस को रन करने, इस्टेब्लिश करने के लिए। वहाँ पे आप डिजिटल मित्र बन के उनकी मदद कर सकते हैं। फूड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रदान करना, बहुत से लोग फूड बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन उनको फूड सेफ्टी के बारे में नहीं पता, उनको ट्रेनर बन के ट्रेनिंग देना। हाइजीन के ऑडिट्स करना, क्योंकि स्कीम तभी सक्सेसफुल होगी जब उसको ज़मीनी स्तर पे लागू किया जाएगा, वो नॉर्म्स तभी सक्सेसफुल होंगे। तो वहाँ पे जाके हाइजीन ऑडिट्स करना, तो ये बहुत बड़ा स्कोप है इसमें। जॉब क्रिएशंस होती हैं इस तरह से, और तो जॉब भी क्रिएट्स होती हैं। एक कहीं ना कहीं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का भी इन्वायरमेंट बनता है, तो हमारी जो ग्लोबली जो हमारे देश की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होती है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में। ये वर्ल्ड बैंक की एक सर्वे होता है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जिसको हम कहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक इस पर निर्धारित करता है अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे कि उस कंट्री में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का क्या नॉर्म है। हमारी कंट्री में लगातार इसमें सुधार देखा गया है इस रैंकिंग को, और एज अ फूड सेफ्टी मित्र बन के आप इस रैंकिंग को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट का जो पूरा प्रोसेस है, सर्टिफिकेट इशू करना किसी भी तरह का, उसमें भी एक फूड सेफ्टी मित्र जो है वो काफ़ी मदद कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि पूरा फूड सेफ्टी मित्र स्कीम जो है वो जितने भी हमारे स्मॉल और मीडियम साइज फूड बिजनेसेस हैं उनको बिज़नेस रन करना आता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं जितना भी फूड सेफ्टी रेगुलेशंस हैं उनको वो ठीक से फॉलो नहीं कर पाते, या उन्हें पता ही नहीं होता है। अवेयरनेस की कमी होती है, ट्रेनिंग की कमी होती है, या दोनों चीज़ें मिलने के बाद भी वो सही मायने में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो उसको बहुत ज़्यादा जो है मॉनिटरिंग नहीं हो रही होती है। तो यहाँ पे हाइजीन ऑडिट्स इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो भी इस तरह का कार्य कर रहा है, इस तरह के बिज़नेस में जुड़ा हुआ है, वो इस नॉर्म्स को फॉलो करे और इस तरह की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको साथ में ले के चले
और कहीं ना कहीं क्योंकि ये जो फूड बिज़नेस कर रहा है वो दूसरों की सेहत का भी उसको ध्यान रखना है। जो भी वो फूड प्रोडक्ट बना रहा है तो उसमें कोई मिलावट ना हो, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनका पूरा ध्यान रखे, ताकि जो एंड कंज्यूमर है, जिसके पास जो उसको कंज्यूम कर रहा है, जो उसको खा रहा है उस फूड प्रोडक्ट को, उसकी सेहत पे कोई असर ना पड़े। तो कहीं ना कहीं वो देश में एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। जब देश में ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक सिर्फ खाने की ख़राबी की वजह से अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़े तो एक अच्छी बात नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं उसमें भी मदद मिलती है। तो एक फूड सेफ्टी मित्र का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे हमारे देश में, और बहुत ज़रूरत भी है ऐसे फूड सेफ्टी मित्र की। वेस्ट मैनेजमेंट, हम लोगों ने अक्सर ये वेस्ट मैनेजमेंट जो टर्म है ये हम डेली अपने जो कहीं ना कहीं या तो पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में या अलग अलग माध्यम से हमने ये वर्ड सुना होगा, ये टर्म हम सुनते रहते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट पे इतनी बात हो रही है, और जिस तरह से कंट्रीज़ का, स्पेशली हमारी कंट्री का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, लोगों के जो पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा एक वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है जिसको डंप करने की ज़रूरत होती है। और कहीं ना कहीं वो वेस्ट अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या और एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ गया है। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी जो डिस्कशन होने वाला है वो कहीं ना कहीं वो वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है, और जिस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो इसी वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे एनर्जी में बदला जाए, और किस तरह से जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं, उनके थ्रू हम नई रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट कर सकें, और जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम होती जाए। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए, इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है द वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि शॉर्ट फॉर्म में MNRE जिसको कहते हैं, ये मिनिस्ट्री द वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम को संचालित करती है। और इसी के माध्यम से जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, ये पूरी तरह से जो है कंट्रोल किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है। और एक वेस्ट मैनेजमेंट आज के समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये चैलेंज एक बढ़ता ही जा रहा है। आगे बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, ख़ास तौर पे प्लास्टिक वेस्ट से संबंधित हैं, या जो नेचुरल हमारी जो एनर्जीज़ हैं उनको यूज़ करने से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत कार्य करने की ज़रूरत है, और भारत सरकार ने इस चुनौती को समझा, इस चैलेंज को समझ के इसके ऊपर इस तरह की एक गवर्नमेंट स्कीम लेकर आए हैं, और जिसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिपार्टमेंट है ये जो है इसको संचालित करता है। और इसका जो बजट रखा गया है, अगर मैं पूरे एनर्जी प्रोग्राम की बात करूं तो ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक का, यानी कि 5 साल का ये एक पूरा जो है ये प्रोग्राम है, जिसका टोटल बजट आउटले की अगर मैं बात करूं कि पूरा जितनी भी इसमें सब स्कीम्स हैं उनको मिला के अगर टोटल बजट की बात करें तो ये लगभग 858 करोड़ रुपए, यानी कि 858 करोड़ का जो है वो टोटल एक बजट है, जो कि फर्स्ट फेज़ का है। यानी कि फ़र्स्ट फेज़ जो 2021-22 से लेके 2025-26 तक का जो है ये फ़र्स्ट फेज़ इसका कहा जाएगा, जिसका टोटल बजट 858 करोड़ है। इसमें ऑब्वियसली कुछ सब स्कीम्स भी हैं, कुछ कैटेगराइजेशंस हैं, कुछ तो उसके अगर उस सब स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम है अकेले उसका ही जो बजट रखा गया है फ़ेज़ 1 में वो है 600 करोड़। इसके साथ साथ बायोमास से संबंधित जो सब स्कीम है उसका जो बजट है वो 158 करोड़ है। इसी तरह जो बायोगैस प्रोग्राम है, अभी हम उसके बारे में भी स्कीम्स के बारे में भी बात करेंगे, तो बायोगैस प्रोग्राम का जो बजट है दैट इज़ 100 करोड़। टोटल जो बजट फ़ेज़ 1 का इस स्कीम के तहत रखा गया ये लगभग 850 यानी कि 858 करोड़ रुपए है, जो अपने आप में एक बड़ा बजट है, एक अच्छा बजट है। और इसको अगर सही ढंग से यूटिलाइज़ किया जाए, प्रॉपर अवेयरनेस के साथ, पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो ऑफिसर इंचार्ज हैं, जो स्कीम के पे बात कर रहे हैं, बैंक्स जो कहीं ना कहीं फंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वॉल्व होते हैं, इस फ्लो ऑफ फंड्स को मैनेज करते हैं, तो इन सब की भागीदारी होगी, इन सब की अवेयरनेस होगी, तो कहीं ना कहीं इस पूरे बजट से हम एक बहुत अच्छा आउटकम और अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए जो ये स्कीम लाई गई है वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, इसके लिए हम एक बेहतर भविष्य तैयार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बजट है इस स्कीम के तहत। इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं इस स्कीम के बारे में कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। मोटा मोटा हम लोग जैसे बात कर ही रहे हैं कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम कहीं ना कहीं हमारे जो वेस्ट मैनेजमेंट की बात करता है, हमारी जो एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करता है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं पॉइंट वाइज। तो जो जैसे मैंने पहले बताया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इसने जो है कई तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं प्रमोट करने के लिए, जहाँ पे जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा वेस्ट है उससे हम कैसे उसको जनरेट कर सकें एनर्जी, जिसको हम वापस यूज़ कर सकें। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके कहीं ना कहीं वो ये है कि ऐसे प्लांट्स को हम सेटअप करें और उन लोगों को इनकरेज करें कि वो इस तरह के प्लांट सेटअप करें जो कि वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स को, वो प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करते हैं और कहीं ना कहीं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, जो नेचुरल फ्यूल्स के ऊपर, नेचुरल एनर्जी के ऊपर, वो कहीं ना कहीं वो कम हो सके, एक ऑल्टरनेट एनर्जी की तरह निकल के आ सके। साथ ही साथ ये प्रमोट भी करता है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, ऐसे प्लांट्स के माध्यम से ये प्रमोट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से ये प्रमोट करता है कि साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है वो अपनाया जाए। म्यूनिसिपल जो हमारी बॉडीज़ हैं उनके तहत जो सॉलिड वेस्ट है उसको जो है इन प्लांट्स के माध्यम से एक कन्वर्ट किया जाए। साथ ही साथ क्योंकि जब हम प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि वो सेटअप किए जाएंगे, वो साइंटिफिक मेथड से उसको यूज़ किया जाएगा, तो वहाँ पे फंड्स की भी रिक्वायरमेंट आती है, टेक्निकल सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट आती है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उनको प्रमोट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट दोनों ही प्रोवाइड किया जाए ताकि वो एक जो WTE प्लांट होता है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, उसको सेटअप कर सकें और उसको अच्छे से ऑपरेट कर सकें और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पे डेवलपमेंट और प्रमोशन की भी बात होती है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की जहाँ पे उस सेक्टर को पूरा इम्प्रूव किया जा सके जिसको हम वेस्ट टू एनर्जी सेक्टर कहते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़, ऐसी न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट किया जाए, उनको डेवलप किया जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से। जो ऑलरेडी पहले से हमारे पास टेक्निक्स हैं उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, उनके बारे में जागरूकता, उनके बारे में पब्लिक में अवेयरनेस और ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी टेक्नोलॉजी को, ऐसी जो हमारे ट्रेडिशनल या नए ज़माने की जो टेक्नोलॉजी है उनको वेस्ट टू एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा प्रमोशन दिया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जाए। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें कि ये स्कीम वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम ये क्या कवर करता है, तो कहीं ना कहीं ये एक सस्टेनेबल एनर्जी कह सकते हैं कि उसका एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है, एक सस्टेनेबल एनर्जी का एक माहौल क्रिएट करता है और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। उसी के साथ साथ ये एनर्जी रिकवरी पे भी सहयोग करता है। एनर्जी रिकवरी में भी हमारी मदद होती है कि कहीं ना कहीं जो हमारा वेस्ट है उसी से हम दोबारा एनर्जी कर ले रहे हैं, तो जो एनर्जी हमने लॉस कर दी, जो फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से जो नेचुरल रिसोर्स हमने जो है यूटिलाइज़ कर लिया, उसको कहीं ना कहीं उसकी भरपाई एनर्जी रिकवरी के फॉर्म में, उसकी जो वेस्ट से है वो वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से एनर्जी रिकवरी भी होती है। साथ ही साथ एक पोल्यूशन को एक बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जो जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जिनके एमिशंस की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तरह तरह की जो इस तरह की गैसेस हैं जो हमें जो है वो दिक्कतें करती हैं, उस तरह की गैसेस का भी रिडक्शन होता है क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट एनर्जी के फॉर्म में होता है एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद कर रहा होता है।
साथ ही साथ यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आती है, जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या भी है और एक बहुत बड़ा वहाँ पे भी कार्य करने की ज़रूरत है, और भारत सरकार करती भी है उस विषय में काफ़ी कार्य। तो कहीं ना कहीं जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं, जो इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, इस तरह के सेटअप्स हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब्स क्रिएट करते हैं, ख़ास तौर पे उनके मैनेजमेंट से संबंधित, उनके ऑपरेशंस, जो डेली ऑपरेशंस हैं, वहाँ का मेंटेनेंस है, उसी के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो बहुत बड़ा, क्योंकि अपने आप में एक जो प्लांट होता है वो उसमें जो है उसको मशीन ऑपरेटर्स भी चाहिए, मशीन के मेंटेनेंस का स्टाफ भी चाहिए, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ भी चाहिए। तो ये सारे तरह की जो फील्ड्स हैं, इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो एक रोज़गार की समस्या को भी जो है कहीं ना कहीं ये हैंडल करता है और एक रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं हमारे, उनको कहीं ना कहीं हम खो देते हैं जब हम फॉसिल फ्यूल्स या नेचुरल रिसोर्सेज को ही हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो इस तरह के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज को दोबारा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड, अनयूज्ड वेस्ट में भी चला जाता है। तो उस वेस्ट मटेरियल से भी जो अनयूटिलाइज्ड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको रिकवर करना, जैसे कि मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो हम लोग वेस्ट की तरह, बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको हम वेस्ट की तरह जो है डिस्पोज कर देते हैं, लेकिन उन्हीं मेटल्स को रिकवर करना, वहाँ से रिट्रीव करना और फिर उसको दोबारा यूज़ करना, तो ये पूरा अपने आप में एक अच्छा साइकिल है, जहाँ पे मेटल्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो भी हम रिकवर कर लेते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट से ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इस तरह के जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम के माध्यम से जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगते हैं, उनसे हमें ये भी फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है वो रिडक्शन देखा गया है कॉस्ट के अंदर। जब हम वेस्ट को डिस्पोज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट आती है, ख़ास तौर पे डिस्पोज करके जब हम एनर्जी में क्रिएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट्स लगाए जाते हैं उनमें नए ज़माने की जो साइंटिफिक तरीके से, जिस तरह से हम जो टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे जो है एक बहुत बड़ा रिडक्शन आता है कॉस्ट में। अदरवाइज़ क्या होता था कि जो वेस्ट होता था उसको बस कहीं ले जा के, कहीं शहर के बाहरी हिस्से में या कहीं पे बड़े बड़े गड्ढों में या बहुत बड़े लैंडफिल्स एरियाज़ में, वहाँ पे उसको डंप कर दिया जाता था। उस वेस्ट को जो है वो वहीं दबा दिया जाता था और वो फिर वो किसी काम का नहीं रहता था, क्योंकि उसमें अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेस रह जाते थे। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कि मेटल्स हैं, या इसी तरह का जो बहुत ही वैल्यूएबल मटेरियल्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनको भी रिकवर किया जाता है वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम के माध्यम से, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के माध्यम से। उनको भी हम रिकवर कर सकते हैं, उनको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें इस तरह के मेटल्स वगैरह ख़ास तौर पे भी मिल जाते हैं, उनको भी हम रिसाइकिल और रीयूज़ कर सकते हैं, उनकी भी रिकवरी कर सकते हैं। इसी तरह जो पहले क्या होता था, या अभी भी बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि जितना भी हमारा वेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं ये शहर के बाहर या कहीं बड़े लैंडफिल्स के अंदर उसको जाके डंप कर दिया जाता था और उसको जो है वहाँ पे फेंक दिया जाता था, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे सबसे पहली चीज़, वहाँ पे हाइजीन फैक्टर होता है, क्योंकि बीमारियाँ फैलती हैं जब वेस्ट मटेरियल हमारा बड़ा डिस्पोज होगा वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारा जो है वो हाइजीन इश्यूज़ आते हैं। उसके अलावा बहुत सारा उसमें ऐसा मटेरियल होता है जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकता, वो वहाँ पे हमेशा के लिए वो डंप हो जाता है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे आइटम्स भी डिस्पोज कर दिए जाते हैं वहाँ पे, जिनको हम दोबारा रीयूज़ भी कर सकते थे। तो ऐसे ऐसी चीज़ों को जब हम वापस WT प्लांट्स के माध्यम से जब हम वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं वेस्ट मटेरियल को, तो वहाँ पे इसकी कॉस्टिंग जो है ये बहुत कम हो जाती है। तो वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम ना सिर्फ जो बेसिक इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एनर्जी को बचाना है, एनर्जी को रिकवर करना है, या ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करना है, बल्कि यहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रहा है, वो हमारा रीयूज़ और रिसाइकिल में भी मदद कर रहा है रिसोर्सेज को। और ओवरऑल जो कॉस्ट है, अभी तक जो कॉस्ट देखी गई है जो वेस्ट को मैनेज करके डिस्पोज करने की, उसको भी काफ़ी कम कर दे रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं, बहुत सारी समस्याओं को एक साथ ये केटर कर रहा है, जो वेस्ट टू एनर्जी
जो हमारा प्रोग्राम है या वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट्स हैं, इनके माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं मदद कर रही हैं और कहीं ना कहीं भारत सरकार इसकी तरफ काफ़ी कार्य भी कर रही है। जैसे मैंने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन इसका जो है वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की तरफ से है। तो जो इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की जिम्मेदारी दी गई है जिसको, वो है IREDA, जिसको इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कहते हैं। ये भारत सरकार के अधीन काम कर रही होती है और इस एजेंसी का जो मुख्य कार्य होता है कि जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको सक्सेसफुली जो है वो इम्प्लीमेंट करके जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, उनको जो है सेटअप करवाना, उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराना और जितना भी पूरा इम्प्लीमेंटेशन है उसको पूरा मॉनिटर करना और उसको लागू करवाना। यहाँ पे इसी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है ये एक तरह की सर्विस चार्ज भी जो है वो चार्ज कर रही होती है और उसको पेमेंट होता है जो कि 1% होता है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो CFA है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है। और ये जो सर्विस चार्ज होता है ये बेसिकली जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको प्रोसेस करने का होता है। तो यहाँ पे इसके साथ जो इसके चार्जेस हैं वो भी बहुत नॉमिनल हैं और पूरी जो स्कीम है उसको लॉन्च करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का पूरी जिम्मेदारी भी जो है वो इसी एजेंसी के पास है। फंडिंग की अगर हम बात करें कि क्या इसमें किस तरह की फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट किस तरह से जो है वो इसमें जो है वो फ़ंड करती है, तो जब हम फंडिंग की बात करते हैं तो फंडिंग किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जो फंडिंग है इस वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम के लिए वो कई स्रोतों से आता है, कई उसमें जो है ऑप्शंस हैं। जो सबसे बड़ा जो एक कह सकते हैं कि मेजर कंट्रीब्यूशन या जो मेजर जो है सोर्स फंडिंग का, वो है गवर्नमेंट ग्रांट्स और सब्सिडीज़ के माध्यम से, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं कि सरकार द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया और इस स्कीम का जो, जैसे अब मैंने बताया था कि 858 करोड़ 858 करोड़ का पूरा बजट फेज़ 1 का रखा गया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ग्रांट्स और सब्सिडीज़ एक बहुत बड़ा इसमें जो है रोल प्ले करता है और मेन सोर्स ऑफ फंड जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से आता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करें और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें और इस प्रोग्राम के माध्यम से जो है इसको सक्सेसफुल भी बनाएं और प्रॉफिटेबल जो है वो प्लांट्स को जो है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी लेके जाएं। गवर्नमेंट ने एक अच्छा मॉडल तैयार किया हुआ है जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कहते हैं, जहाँ पे सरकार और जो प्राइवेट सेक्टर है इनके अच्छे एक सहयोग से, इनकी एक कह सकते हैं कि तालमेल के साथ एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाई जाती है और उसमें दोनों की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसके बेसिस पे ये फंडिंग वहाँ से भी आ सकती है, कुछ सरकार के द्वारा हो सकता है उसमें और कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स या प्राइवेट कंपनीज़ के थ्रू होता है, जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स यानी कि PPP मॉडल कहते हैं। इसके अलावा इसमें लोन्स और बॉन्ड्स या इस तरह की भी सुविधाएं दी गई हैं, इस तरह के ऑप्शंस हैं कि लोन्स की फैसिलिटी के माध्यम से भी इस तरह का वेस्ट टू एनर्जी जो प्रोग्राम्स है वो सेटअप किया जा सकता है। इसके अलावा यूज़र फीस भी होता है, जब कोई चार्ज ले सकता है, फ़ी बेसिस पे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी इसमें फ़ंडिंग प्रोवाइड की जा सकती है। तो कई 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 तरीक़ों से इसमें जो है वो फंडिंग जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। ये थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की, जैसे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम अपने घरों के, ऑफिस के डस्टबिन में डंप कर देते हैं, वहाँ से जो वेस्ट कलेक्शन की जो एजेंसी होती है वो उसको कलेक्ट करती है घरों से, ऑफिस से और पर्टिकुलर एरियाज़ में। वो फिर जितना भी वेस्ट होता है वो कलेक्ट होकर उस प्लांट में आ जाता है, उस वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में आ जाता है और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल शुरू होता है। इस प्लांट की जिम्मेदारी होती है कि कैसे उसको पूरे प्रोसेस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे उसको प्रोसेस करें और उसको फ्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट करें, उसको गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट करें या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये तीनों ही हमारे एनर्जी के सोर्सेज हैं और सबसे ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी जो है, जो हमारी रोज़ की जो हमारी जो लाइफस्टाइल है या जो हमारी रोज़ की दिनचर्या है, वो किसी भी इन तीनों चीज़ों के बगैर जो है वो ठीक से चल नहीं पाती। चाहे वो हम आने जाने के लिए, चाहे वो हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हों, घरों में हम गैस
गैस के सिलेंडर्स हैं या इस तरह के जो गैसेस सप्लाई होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से तो पूरा ही सिस्टम, हर घर, हर दुकान, हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री जुड़ी हुई है और उस पर डिपेंडेंट है लार्जली। तो इलेक्ट्रिसिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है या रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है। तो ये पूरा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो इन्हीं 3 एनर्जीज़ को कन्वर्ट करने में यूटिलाइज़ होता है और अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है ये कार्य है जो उसको भारत सरकार इस स्कीम के माध्यम से जो है वो पूरा कर रही है और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया हुआ है। जब हम फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है यानी कि CFA जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली क्या काम कर रहा होता है कि जो CFA का जो पैटर्न है वो एक बड़ा स्टैंडर्ड पैटर्न है। उनका जो है पैटर्न वो ये है कि वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो दे देते हैं जो कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम्स के लिए रिक्वायरमेट होता है। अभी हम अगली स्लाइड में उसको समझते हैं कि कैसे कैसे जो है वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल्स दिए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इस तरह के उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उनकी प्लांट की क्षमता के हिसाब से उसमें कुछ अलग अलग दिए गए हैं बजट्स, अलग अलग उसमें जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो समझते हैं प्रोजेक्ट वाइज इसको, ताकि समझने में आसानी रहे और आप प्रोजेक्ट वाइज को समझेंगे तो पूरी स्कीम को आप जो है वो डिस्ट्रक्चर करके समझ सकते हैं। तो जैसे पहला प्रोजेक्ट अगर हम बात करें तो ये बायोगैस से संबंधित है। अगर कोई बायोगैस से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे जो एक CFA का ग्रांट होता है तो मैक्सिमम उसमें जो CFA है या वो 5 करोड़ रुपए पर प्रोजेक्ट का है बायोगैस के संबंधित में। इसी तरह जो बायो CNG या एनरिच्ड बायोगैसेस होती हैं या कंप्रेस्ड बायोगैस जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे भी अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो वहाँ पे असिस्टेंस है वो 10 करोड़ रुपए पर प्रोजेक्ट होता है, जिसमें 4 करोड़ रुपए इसकी कैपेसिटी के हिसाब से क्योंकि होते हैं। तो अगर हम कैपेसिटी की बात करें, जैसे अगर बायो CNG जनरेशन फॉर न्यू बायोगैस प्लांट, अगर न्यू बायोगैस प्लांट है जहाँ पे बायो CNG जनरेट हो रही है तो वहाँ पे कैपेसिटी के हिसाब से है। जैसे कि अगर 4800 यानी कि 4800 kg पर डे का अगर प्रोडक्शन है तो वहाँ पे उस केस में 4 करोड़ रुपए का जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस है। इसी तरह अगर एग्जिस्टिंग बायोगैस का कोई प्लांट है जो CNG जनरेशन कर रहा है, उसकी कैपेसिटी 4800 kg पर डे की है तो उसको 3 करोड़ है। तो नए और पुराने दोनों में 1 करोड़ का डिफरेंस है और इस टोटल केसेस में जो मैक्सिमम बजट है वो 10 करोड़ रुपए पर प्रोजेक्ट के हिसाब से है। तीसरे अगर हम प्लांट की या उसकी बात करें तो वो है पावर बेस्ड, विच इज़ बेस्ड ऑन बायोगैस। तो ऐसे पावर प्लांट जो बायोगैस पे डिपेंड हैं वहाँ पे भी उनकी कैपेसिटी, इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी उसी के हिसाब से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे भी जो नए बायोगैस प्लांट्स हैं जिनकी जो क्षमता होती है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से 0.75 करोड़ पर मेगावाट के हिसाब से दिया जाता है। और इसी तरह जो एग्जिस्टिंग बायो प्लांट्स हैं वहाँ पे 0.5 CR यानी कि 50 लाख रुपए पर मेगावाट के हिसाब से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया जाता है। और दोनों ही केसेस में जो मैक्सिमम सीलिंग रखी गई है फाइनेंशियल असिस्टेंस की वो 5 करोड़ रुपए पर प्रोजेक्ट के बेसिस पे रखा गया है। इसी तरह ऐसे प्लांट्स जो कि बायो और एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट पे डिपेंड होते हैं या उन पे बेस्ड होते हैं, तो वहाँ पे भी 0.4 करोड़ पर मेगावाट का जो है वो एक असिस्टेंस रखा गया है जिसकी मैक्सिमम सीलिंग 5 करोड़ रुपए पर प्रोजेक्ट के हिसाब से है। पांचवी अगर हम बात करें तो जो बायोमास गैसिफाइड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल एप्लीकेशन से संबंधित जो प्लांट्स हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं 3 तरह के जो हैं एक स्लैब्स हैं, जैसे 2500 रुपये पर किलोवाट विद डुअल फ्यूल इंजन्स फॉर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस। इसी तरह 15,000 रुपये पर किलोवाट एनर्जी विद 100% गैस इंजन्स और 2 लाख रुपये पर 300 किलोवाट फॉर थर्मल एप्लीकेशंस। तो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के लिए 2500 और 15,000 है और जो थर्मल एप्लीकेशंस हैं उनके लिए 2 लाख रुपए इसमें जो है वो एज ए असिस्टेंस इसमें जो है प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो यहाँ पे जो पहली कैटेगरी आती है जो स्पेशल स्टेट्स की कैटेगरी जिसको हम कहते हैं, तो ख़ासतौर पे स्पेशल स्टेट्स क्या होते हैं, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स हैं, एनी रीजन्स, सिक्किम का एरिया हो गया, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है क्योंकि ये हिली एरियाज़ हैं, जम्मू एंड कश्मीर,
इसी तरह लद्दाख जो है, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार है, क्योंकि आइलैंड्स हैं और थोड़ा सा वहाँ पे फिज़िकल चैलेंजेस ज़्यादा हैं जोग्राफिकल लोकेशंस की वजह से, तो इनको एज अ स्पेशल स्टेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। और इनमें थोड़ा सा जितनी भी आप गवर्नमेंट स्कीम्स देखेंगे वहाँ पे इन स्टेट्स के लिए कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन होता है और कुछ ना कुछ इंसेंटिव होता है। तो ऐसे स्टेट्स में अगर इस तरह की कोई प्लांट्स हो रहे हैं तो वहाँ पे 20% का उन्हें एक अपसाइड दिया गया कि 20% का उन्हें एक हायर जो स्टैंडर्ड जो उनका जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है उससे 20% ज़्यादा उसमें उनको मदद दी जाएगी, और उनको जो है प्रावधान रखा गया है 20% एलिजिबिलिटी से जो नॉर्मल CFA के केसेस में है उससे 20% ज़्यादा है। इसी तरह जो बायोमेथेनेशन प्लांट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड गौशाला या इस तरह के शेल्टर्स में लगाया जाता है, तो बायोगैस और बायो CNG या पावर जनरेशन प्लांट्स हैं जो कि कैटल डंग के ऊपर जो वो प्लांट्स जो है वो एनर्जी को कर रहे होते हैं और वही उनका मेन स्रोत होता है, वही मेन उनका सोर्स होता है, रॉ मटेरियल होता है। तो ऐसे कैटल डंग्स जो हैं वो गौशालाज या इस तरह के जो शेल्टर्स होते हैं उनके थ्रू आता है। तो उनको सेटअप करने के लिए भी ये जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप्स के लिए भी अगर 20% का उनको भी एक अलग स्पेशल जो है वो बेनिफिट दिया गया। और ये ज़रूरी है कि ऐसी गौशाला जो इस तरह के जो शेल्टर्स हैं वो जो स्टेट गवर्नमेंट से, जो राज्य सरकार है, वहाँ पे वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो फिर वो अगर इस तरह का प्लांट सेटअप कर रहे हैं तो उनको 20% CFA में, यानी कि सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसमें स्टैंडर्ड CFA से ज़्यादा मिलेगा, यानी कि जो चार्ट हमने पीछे देखा उसी में उनको 20% का ज़्यादा उनको जो है बेनिफिट दिया जाएगा। अगर हम स्कीम को इस CFA जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है इसको अप्लाई करना चाहते हैं, कैसे इसमें हमें जो है क्या प्रोसीजर है, तो इसके लिए आप नोट कर सकते हैं जो इसकी वेबसाइट है, जो इसका लिंक यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है, बायो ऊर्जा BIOURJA biourja.mnre.gov.in, क्योंकि भारत सरकार द्वारा ये संचालित है तो इसलिए ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसलिए लास्ट में .gov.in है। तो इस यहाँ पे ये जो पोर्टल है इसमें एक एप्लीकेशन को जो है वो जो प्रपोज़ल है वो सबमिट करना पड़ता है, एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है ग्रांट के लिए, जिसमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल होता है जो कि इसी पोर्टल के थ्रू होता है, जिसको हम बायो ऊर्जा पोर्टल के नाम से भी जानते हैं। तो बायो ऊर्जा पोर्टल में ही जो है इस तरह के किसी भी प्रपोज प्लांट के लिए जो है वो अगर ग्रांट चाहते हैं तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल इसमें ही अप्लाई होता है। इसमें ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि हम फर्स्ट फेज़ की बात कर रहे हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक का ही है। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रखी गई है वो 31 दिसंबर 2025, यानी कि उससे पहले जितने भी इस तरह की एप्लीकेशंस हैं वो इस पोर्टल पे जाके आपको सबमिट करनी होंगी और वहाँ पे आप अपनी जो ग्रांट है उसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं कि क्या कैसे तरीका होता है। तो जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम के माध्यम से, वो थोड़ा सा डिपेंड करता है उनकी जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है कि वो किस तरह का प्रोग्राम है और उनका फंडिंग का सोर्स क्या है। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशंस रहेगा। अगर हम एलिजिबिलिटी बात करें तो अगर प्रोजेक्ट एलिजिबल है किसी CFA के लिए तो उसे देखना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट स्कीम या किसी प्रोग्राम के तहत है कि नहीं है, वहाँ पे उसकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा। एप्लीकेशन जो होगा उसमें एक एप्लीकेशन सबमिट करनी की जो भी रेलिवेंट गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये गवर्नमेंट की मतलब बेसिक जो एजेंसी है। इसी तरह सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसके माध्यम से भी जो भी आपके रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो पूरी प्रोजेक्ट आप यहाँ पे भी सबमिट कर सकते हैं, इनके माध्यम से भी अप्लाई किया जा सकता है। टेक्निकल एवैल्यूएशन है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे टेक्निकल एवैल्यूएशन भी कराया जाता है। जो कि गवर्नमेंट की एजेंसी है वही टेक्निकल इवैल्यूएशन करेगी पूरे प्रोजेक्ट का, और वहाँ पे किस तरह की फिजिबिलिटी है उस प्रोजेक्ट का, क्या वायबिलिटी है, किस तरह की फिजिबिलिटी है, उसको भी वो देखेगी। उस प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है वो भी उसको एसेस करेगी, और उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी तो ऑफकोर्स देखेगी ही। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इवैल्यूएशन भी ज़रूरी है और वो भी किया जाता है। इसी के साथ फाइनेंशियल इवैल्यूएशन भी देखा जाएगा। गवर्नमेंट की एजेंसी होगी वो ये भी इवैल्यूएट करेगी कि जो प्रोजेक्ट है
जितना भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उसके, चाहे वो कॉस्ट से संबंधित हो, कॉस्ट एस्टिमेट्स हो, या फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स की जो बात कर रहे हैं, जो ग्रांट अप्लाई की, वो पूरा उसको एवेल्युएट करेगी और उसकी जो है एवेल्युएशन को देखेगी उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को। तो ये भी एक कंपोनेंट बनेगा इस तरह की पूरे प्रोसीजर में कि उसको सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया जाएगा कि नहीं जाएगा। जब ये सारे इवैल्यूएशंस हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की एजेंसी के माध्यम से हो जाएंगी, तब इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाएगा। और अप्रूवल के बाद जो गवर्नमेंट की एजेंसी होगी वो एक फाइनल लेटर ऑफ अप्रूवल जो है वो निकालेगी, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखे होंगे कि कैसे उसमें जो है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसको अवेल किया जाएगा। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी कि प्रोजेक्ट है वो उसको अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि फंडिंग हो गई, पूरा गवर्नमेंट एजेंसी ने उसको टेक्निकल फाइनेंशियल पूरा इवैल्यूएशन भी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा और उसको डिसबर्समेंट कर दिया जाएगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें मेंशन्ड होगी, आपके जो लेटर ऑफ अप्रूवल होता है उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं, उसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे वो जो है इसमें डिसबर्समेंट हो जाता है। इसके बाद मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। गवर्नमेंट इसको रेगुलर मॉनिटर करती है इंस्पेक्शंस के माध्यम से, कुछ कंप्लायंस सर्टिफिकेशंस होते हैं, कुछ कंप्लायंट डिस्क्लोजर्स होते हैं। तो बहुत सारे तरीक़ों से जो है वो उसको मॉनिटर और रिपोर्टिंग का मेकानिज़म बनाया गया है। तो जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो ये भी देखती है कि आपने उस फंड को कैसे यूज़ करा, उसका क्या आपने जो प्रोजेक्ट में दिखाया था उसी तरह से उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रेगुलर इस पर रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, जो एजेंसी होती है वो इसको मॉनिटर करती है और ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो है वो उस एजेंसी को जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल जब हम बोलते हैं तो ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल से ही फाइनेंस मिल जाता है या उसके बाद भी कुछ प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अगर ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जहाँ पे इसको कैटेगरी वाइज अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे दो कैटेगरी एक तरह से कह सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे पहले कोई लोन लिया गया है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से, और ऐसे प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं जहाँ पे कोई इस तरह का लोन नहीं लिया गया, या इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से भी कम हो रहे हैं और उसने जो लोन नहीं लिया हुआ है। तो दोनों तरह से हो सकता है। अगर उन्होंने लोन लिया हुआ है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने के लिए, और जो कि या तो CFA से कम है, उसके बराबर है, या फिर उससे ज़्यादा है, तो फिर जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो बायो ऊर्जा के माध्यम से ही एप्लीकेशन को रिसीव करेगी, एक्सेप्ट करेगी, तभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए वो जा पाएगा। अगर ऐसे स्कीम जहाँ पे उन्होंने पहले से लोन ले रखा है तो वो ये देखेंगे कि आपने जो लोन ले रखा था वो जो एलिजिबिलिटी बन रही है, जो फाइनेंशियल इवैल्यूएशन टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद अगर जो एलिजिबिलिटी बन रही है उस प्लांट की, तो क्या वो प्रोजेक्ट उस कॉस्ट के बराबर था लोन के या उससे ज़्यादा है। इसी तरह ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे लोन या नहीं होगा, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि जो वो एप्लीकेशन होगी वो बायो ऊर्जा के माध्यम से जब लेगी, उसके बाद वो एग्ज़ामिन करेगी कि जो एप्लीकेशंस रखी गई हैं, जो प्रोजेक्ट रखा गया, वो प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी के माध्यम से जो है वो अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। जो भी ऐसे केसेस होंगे जो प्रोजेक्ट अप्रूवल अप्रेजल कमेटी होगी, PAC, वो लोग जो जिसको रेकमेंड करेंगे वही एप्लीकेशंस जो हैं वो मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करे जाएंगे, और उसमें जो कंसल्ट, और ये एक्टिविटी हर 15 दिन में की जाएगी। जहाँ जो इन प्रिंसिपल अप्रूव्ड वाले केसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं 40 दिन का उनका उसमें जो है वो समय दिया जाता है कि वो 40 दिन के अंदर इवैल्यूएशन करके और जो मिनिस्ट्री को जो है वो फॉरवर्ड कर सकें। तो इसमें लगभग 40 दिन का समय लगता है और इस तरह के केसेस में उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अगर हम कमिश्निंग की बात करें, प्लांट की कमिश्निंग से संबंधित क्या है कंडीशंस, तो जो टाइम पीरियड रखा गया कमिश्निंग के लिए वो 24 महीने का रखा गया है, जिसमें जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं उनके लिए, और 12 महीने का रखा गया है फॉर बायोमास गैसीफायर्स। ये डेट देखी जाती है इन प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद से, यानी कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल अगर आपका जनवरी के माह में आया है तो 24 महीने का आपको समय मिलेगा WT प्लांट्स की कमिश्निंग के लिए, और 12 महीने का समय मिलेगा बायोमास गैसीफायर्स के केसेस में।
प्लांट की परफॉर्मेंस पे क्या इवैल्यूएशन होता है, कैसे उस पर मॉनिटरिंग होती है। तो प्लांट की परफॉर्मेंस जैसे मैंने बताया कि इंस्पेक्शन होता है रेगुलर, जो एजेंसी होगी वो इंस्पेक्शन टीम बनाएगी, इंस्पेक्शन टीम जो है प्लांट की विज़िट करेगी, वहाँ परफॉर्मेंस उसकी चेक करेगी। और ये इंस्पेक्शन जो है 18 महीनों के अंदर जो है वो करना ज़रूरी होता है। जब आपका प्लांट जो है वो ऑपरेटिंग करने लगता है तो 18 महीने के अंदर ये पहला इंस्पेक्शन हो जाता है। यहाँ पे जो डेवलपर होता है वो इन एजेंसीज़ का जो है वो मदद ले सकता है, जिसमें जो स्टेट नोडल एजेंसीज़ होती हैं रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित उनकी, या फिर सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी, इसकी भी मदद ले सकता है इंस्पेक्शन के लिए, या फिर बायोगैस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर BTDC, इन तीनों संस्थानों की वो मदद ले सकते हैं इस तरह के जो कमिश्निंग वाले प्लांट्स होते हैं उनके इंस्पेक्शन के लिए। अब थोड़ा समझते हैं जल्दी से कि सबमिशन क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है। तो समझते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी जो कि डिटेल में होगी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्योंकि पोल्यूशन की भी एक रिस्क होता है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल वायबिलिटी रिपोर्ट जैसा मैंने बताया इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इसको चेक करेगी, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होंगे, इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड शेड्यूल बनाना होगा जो कि कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ ही आपके सिंक में होना चाहिए, एग्रीमेंट विद इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, उनकी सहमति ज़रूरी है, उनका सहमति के बिना नहीं हो सकता, लैंड एक्विजिशन कब करनी है, कैसे करनी है, और उसका अगर आपने कर रखी है तो उसके जो डॉक्यूमेंट हैं पोजीशन के वो आपके पास हैं कि नहीं है, कोई उसमें डिस्प्यूट तो नहीं है लैंड से संबंधित। इसी तरह जो प्रूफ ऑफ ओनरशिप है या लीज़ आप पे अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट साइट ली हुई है तो उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायरमेंट होंगे। डिसबर्समेंट अब होगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो गया, हमारा सारे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो डिसबर्समेंट कैसे होगा। डिसबर्समेंट का जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है तो वो जितने भी हैं ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट जो बायो CNG से संबंधित है, उसके अलावा जितने भी हैं वो SATAT एक इनिशिएटिव है, उसको भी समझेंगे, उसके माध्यम से होता है। अगर वो सेल्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे उन्होंने लोन ले रखा है, डेवलपर ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, अगर वो उससे कम है CFA से, तो वो डेवलपर बैंक के थ्रू जो है उसको वो डिसबर्समेंट कर दिया जाएगा, जो डेवलपर्स का बैंक होगा उसके अकाउंट में वो उस बैंक में कर दिया जाएगा। अगर बैंक फाइनेंस है, ये सेल्फ फाइनेंस के केस में मैंने बताया था, अगर बैंक से फाइनेंस है तो उस केस में जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वो या तो उसके बराबर होनी चाहिए उसकी कॉस्ट या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो उस केस में जो डिसबर्समेंट होगा वो डेवलपर्स के लोन अकाउंट में होगा, जो कि आप जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन या जहाँ से आपने लोन लिया है उसका लोन अकाउंट जो होगा उस लोन अकाउंट में उसको डिसबर्स किया जाएगा। तो ये दो माध्यम से किया जाएगा। पहली चीज़ जो आपका लोन का जो स्टेटमेंट है, यानी कि आपका जो अकाउंट होगा, अगर आपने सेल्फ फाइनेंस किया है तो उसमें डिसबर्स होगा, वरना अगर आपने बैंक से फाइनेंस कराया है तो जो लोन अकाउंट क्रिएट किया गया जो वहाँ पे डायरेक्ट इसको डिसबर्स किया जाएगा। तो हमने आज समझा इस वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम के को कैसे वेस्ट हमारे जीवन में जो है वो आने वाले चैलेंजेस को देखते हुए वेस्ट से कैसे हम एनर्जी क्रिएट करें, फ्यूल्स के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। सरकार इसमें बहुत सारा एनर्जी लगा रही है, अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, कहीं ना कहीं इस पे जागरूकता, अवेयरनेस पे बहुत कार्य हो रहा है। और एज ए सिटीज़न, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको कम से कम करें और एनर्जी को कंजर्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा, काफ़ी लाभदायक जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी, और इसी आशा से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आज के समय में हर कोई अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है और साथ ही साथ अच्छा प्रॉफिट भी कमाना चाहता है। लेकिन अगर कहीं दिक्कत आती है तो वो होती है सही और डिटेल जानकारी की। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे ही यूनिक बिजनेस आइडियाज जिसकी मदद से आप न सिर्फ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं बल्कि प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और इसके साथ ही देश के विकास में भी अपना सहयोग दे सकते हैं। अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद से कुछ सवाल करने होंगे। कैसे किसी बिजनेस को शुरू किया जाए,
किस तरह का बिजनेस शुरू किया जाए, इसके बारे में भी जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसीलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पेपर एंड अलाइड इंडस्ट्री से जुड़े कुछ सक्सेसफुल बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करेंगे, जिन्हें शुरू करने के लिए कम पैसे और ज्यादा लगन की जरूरत होती है और जो आपके लिए काफी लाभदायक साबित होंगे। तो चलिए आज के इस बिजनेस पाठशाला की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पेपर बैग्स की। पेपर बैग इन दिनों नया चलन है। हम आम तौर पर इन दिनों लगभग हर जगह पेपर बैग ले जाते हुए लोगों को देख सकते हैं। वो इसे स्कूल, मॉल, ऑफिसेज और किराने की दुकानों पर लाते हैं ताकि उस बैग का इस्तेमाल करके सामान उसमें ले जाया जा सके। गारमेंट इंडस्ट्री की वजह से पेपर बैग का चलन बढ़ता जा रहा है। प्रसिद्ध कपड़े की दुकान ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी कंपनी या ब्रांड लोगो के साथ अपने पेपर बैग डिजाइन करती है। इन विशेष बैगों से ब्रांड को पहचान मिलती है क्योंकि इससे ये आभास होता है। पेपर बैग पर कंपनी का नाम या लोगो प्रिंट करना प्रचार या मार्केटिंग रणनीति के रूप में कार्य करता है और ये एक अच्छा अवसर हो सकता है आपके बिजनेस की शुरुआत के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12 से 15 लाख रुपए हो सकती है। वहीं इस बिजनेस में काम करने के लिए आपको 2 से 3 मैन पावर की भी जरूरत होगी। वहीं इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी लोड के तौर पर 1.5 to 2 किलोवाट पावर कनेक्शन की जरूरत होगी। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो आप इससे ग्रॉस प्रॉफिट के तौर पर 4000 रुपीज पर डे कमा सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं हमारे आज के दूसरे बिजनेस आइडिया पर, जो है रोटोग्राफ्योर प्रिंटिंग। पिछले कुछ सालों से पैकेजिंग उद्योग ने जबरदस्त विकास किया है, जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल रोटोग्राफ्योर प्रिंटिंग का किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में प्रिंटिंग में विभिन्न रंगों का विकल्प होता है। ये पैकेजिंग सामग्री की विभिन्न किस्मों के लिए बहुत प्रभावी और सुविधाजनक है। इसका उपयोग पॉली बैग और सभी प्रकार की सिंथेटिक सामग्री के साथ साथ सामान्य कागज पर भी किया जा सकता है। प्रिंटिंग के अन्य विकल्पों की तुलना में रोटोग्राफ्योर प्रिंटिंग सबसे ज्यादा डिमांड में है। इस वजह से इसकी मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस प्रिंटिंग का व्यवसाय एक लाभदायक व्यवसाय साबित हो सकता है और भविष्य में इसके और बढ़ने की संभावना है। और अगर आप इस साल इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो ये समय सबसे सही समय है इस बिजनेस की शुरुआत के लिए। इस बिजनेस को बड़े स्केल पर शुरू करने के लिए आपको 1.5 to 1.75 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। वहीं स्मॉल स्केल पर ये इन्वेस्टमेंट 18 to 20 लाख रुपीस की होगी, जिसमें 4000 से लेकर 4200 स्क्वायर फीट एरिया में 12 to 15 वर्कर्स के साथ आप काम शुरू कर सकते हैं। वहीं आपको इस पूरे प्लान को रन करने के लिए 45 to 50 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत हो सकती है और स्मॉल स्केल पर आपको 18 to 22 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी। और वहीं इस बिजनेस से आप 10 to 12% का मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया है थर्मल पेपर। दोस्तों, थर्मल पेपर एक स्पेशलिटी कोटिंग के साथ आती है जो इंकलेस प्रिंटिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। वहीं इनका रिजल्ट भी बेस्ट होता है और इस पर प्रिंट हुए इमेजेस रिलायबल, स्पीडी, हाई डेफिनेशन की होती हैं। थर्मल पेपर रोल्स कॉस्ट इफेक्टिव तो होती ही हैं, साथ ही साथ इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसे स्पेशल बनाती है। इसके अलावा थर्मल प्रिंटिंग टेक अपने ऑप्शन की तुलना में शांत है, जो उच्च मात्रा में प्रिंटिंग के साथ काम करते समय एक सुखद अनुभव प्रदान करती है। और अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 16 से 18 लाख रुपए हो सकती है, जिसमें आप लगभग 9 से 10 लाख रुपए की मशीनरी और 6 से 8 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल आसानी से लगा सकते हैं। वहीं इस बिजनेस में काम करने के लिए आपको 2 से 3 मैन पावर की भी जरूरत होगी। वहीं अब अगर एरिया की बात करें तो आप इस बिजनेस को 500 स्क्वायर फीट से लेकर 600 स्क्वायर फीट में शुरू कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको 3 से 5 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो आप इस बिजनेस से 50 से 60 हजार रुपए तक का प्रॉफिट आसानी से हर महीने कमा सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं और नजर डालते हैं हमारे आज के सबसे आखिरी बिजनेस आइडिया पर, जो है नोटबुक मेकिंग का। नोटबुक हमारे लिए काफी जरूरी प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन सिस्टम में किया जाता है। इसके बिना पढ़ाई लिखाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन दिनों मार्केट में कई तरह के नोटबुक्स मौजूद हैं जो कस्टमर की डिमांड पर बनाए जाते हैं। वहीं इन सभी नोटबुक्स का प्राइस भी अलग अलग तय किया गया है जो उनकी क्वालिटी के हिसाब से होता है। नोटबुक बनाने का व्यवसाय साधारण मशीनरी के साथ भी शुरू किया जा सकता है। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो ये अवसर अच्छा है।
इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। एरिया की बात करें तो आपको 1000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें काम करने के लिए आपको 15 से 20 वर्कर्स की जरूरत होगी। और साथ ही इलेक्ट्रिक लोड की बात करें तो आप इस पूरी इंडस्ट्री को 50 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड के साथ आसानी से कमा सकते हैं। और रही बात प्रॉफिट की, तो इस बिजनेस से आप प्रत्येक नोटबुक पर 30 से 40 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर आप कोई भी जरूरी सवाल करना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ जूम सेशन पर, जहां आप अपने सवालों के जवाब सीधा एक्सपर्ट से प्राप्त कर सकते हैं और अपने बिजनेस रिलेटेड सभी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं।